सिविल सर्विसेज विथ नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है और आज हमारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे दूसरी क्लास है। आज हम रेशियो का पूरा टॉपिक खत्म कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन के ऊपर बात करेंगे। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आपका सपोर्ट बना रहे और इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो वो ना छूटें। और इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, जैसा मैं आपको हर बार एक बहुत ही प्यारी सी कहानी सुनाता हूं, आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी एक कहानी लेके आया हूं। एक राजा हुआ करता था। एक बार वो एक जंगल में जा रहा था, तो गांव से जब गुजर रहा था तो गांव के लोगों ने उस राजा से बोला कि राजा जी, आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इस जंगल से गुजर रहे होगे तो आपको एक 2 फुट का आदमी मिलेगा, तो वो आपको लड़ने के लिए चैलेंज भी करेगा। तो अगर वो आपको मिले और लड़ने के लिए चैलेंज करे तो आप उसे बिना मारे हुए आगे मत बढ़ना। तो राजा बोलता है ठीक है, सुन के आगे बढ़ गया। तो वो जब जंगल से क्रॉस कर रहा था, कहीं जा रहा था, जब जंगल से वो क्रॉस कर रहा था तो उसको वो एक 2 फुट का आदमी मिला। अब राजा ने उसकी तरफ देखा और उसने उसको लड़ने के लिए चैलेंज किया। तो राजा ने बोला, छोटका सा बालक कहीं का, 2 फुट ये तुम कहाँ हमसे लड़ोगे? तो बोला लड़के तो देखो। तो राजा ने उससे लड़ाई किया। ज्यादा लंबी लड़ाई नहीं चली, 5 मिनट में राजा ने उसे पटक के धो दिया। अब लोगों की उसको एक बात याद आई, लोगों ने बोला था इसको मार देना, लेकिन राजा को लगा यार 2 फुट का है, मैं यहाँ पे 6, 6.5, 7 फुट का आदमी हूँ और अच्छा खासा हट्टा कट्टा हूँ, मैं ऐसे कैसे मार सकता हूँ? तो राजा उसको बिना मारे आगे बढ़ गया। फिर उसके बाद कुछ दिन बाद जब राजा उस जंगल से गुजर रहा था, फिर उसको वही आदमी मिला, बट इस बार ये आदमी 2 फुट का नहीं था। इस बार इसकी हाइट डबल हो गई थी, वो 4 फुट का हो गया था। तो फिर राजा को उसने चैलेंज किया और राजा से बोला कि आओ राजा, मैं तुम्हें आज पीट डालूंगा। तो राजा बोलता है, गधा कहीं का, तुम हमको क्या मारोगे, हम तुमको पीटेंगे। फिर राजा ने उसको पीटा। उसके बाद क्या हुआ कि भाई राजा को, लेकिन इस बार थोड़ी सी दिक्कत हुई। जैसे पिछली बार 5 मिनट में हरा दिया था, इस बार उसको 15 मिनट लग गए। बट फिर राजा को लगा 4 फुटिये को मार के क्या करेंगे, और राजा आगे बढ़ गया। फिर कुछ दिन बाद उस जंगल से जब राजा गुजरा तो वो आदमी 6 फुट का हो गया था। इस बार राजा को उसने चैलेंज किया तो राजा को अचंभित हुआ, बोला अरे यार ये तो 6 फीट का हो गया। लेकिन राजा ने बोला, फिर उससे लड़ाई उसने एक्सेप्ट की, क्योंकि राजा था, कैसे हिम्मत हार जाए। राजा ने लड़ाई एक्सेप्ट की, जीत गया। लेकिन इस बार राजा को उसको हराने में बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि वो लगभग राजा के बराबर के साइज का हो गया था। लेकिन फिर भी वो राजा किसी तरह से जीत गया। लेकिन राजा को लगा यार मैं एक हारे हुए व्यक्ति को मार के मुझे क्या मिलेगा, और फिर उसका राजा आगे बढ़ गया। बट कुछ दिन बाद जब राजा दोबारा वहां से गुजर रहा था तो वो आदमी 8 फुट का हो गया था। फिर उसने राजा को चैलेंज किया लड़ने के लिए। इस बार राजा थोड़ा सा डर गया, क्योंकि अब उसकी हाइट होकर राजा से बड़ी थी, लेकिन कैसे एक्सेप्ट ना करे। तो राजा ने उससे लड़ाई लड़ी और बहुत देर तक लड़ाई लड़ती रही, और इस लड़ाई में राजा का एक हाथ भी टूट गया। लेकिन राजा किसी तरीके से अपने सब कुछ करते हुए वो जीत गया। लेकिन इस बार राजा ने गांव वालों की बात मानी और उसने उस आदमी को खत्म कर दिया। अब दोस्तों एक बात बताना, आप खुद सोचना कि महानता कहां थी? जब वो आदमी 2 फुट का था तब महानता थी, तब राजा उसे मार देता, या फिर महानता वहां थी कि जब वो आदमी 8 फुट का बन गया और फिर उसके बाद अपना एक हाथ भी तोड़वा लिए और उसके बाद उसे मारा? महानता कहां थी? जिंदगी में आपके भी ऐसे ही बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें आती हैं, और हम क्या करते हैं कि हम उन दिक्कतों को बिना सॉर्ट आउट किए हम आगे बढ़ते चले जाते हैं और वो प्रॉब्लम्स बड़ी बनती चली जाती हैं। तो सबसे अच्छा ये होता है कि जब वो 2 फुट की है ना, तभी उसे मार दो। एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। जैसे आपका सो के उठने का मन नहीं करता सुबह सुबह, तो मैं आपको बता दूं, आप जितना आप डिले करोगे उसको सो के ना उठने के लिए, आप उतना ही ज़्यादा आलसी होते चले जाओगे। तो ज़्यादा अच्छा ये है कि भाई हम कल से ही स्टार्ट कर दें। भाई हम आज मान लो कि अगर हमारा उठने का टाइम है 9 बजे, हम 6 बजे या 7 बजे ही उठना शुरू करें, एटलीस्ट हमारी स्टार्ट तो होगी। हम वो चीज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, अरे यार 9 बजे उठ रहे हैं, फिर 10 बजे, फिर सोते सोते फिर हमारी आदत हो जाती है हम 11 बजे उठते, फिर 12 बजे। तो वो जो हमारा आलसपन है वो डेली बढ़ता चला जा रहा है। तो वो हम भी यही चीज़ करते हैं, हम अपने आलसपन को डेली मल्टीप्लाई करते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम है, अभी हमारा मोबाइल देखने की आदत है। जैसे ये मेरा मोबाइल है, तो हमारी आदत हो रखी है कि भाई हमारे मोबाइल देखने की आदत, आज हम 3 घंटे देख रहे हैं, धीमे धीमे हमको पता नहीं चलता हमारी प्रॉब्लम बड़ी बन जाती है। 4 घंटे देख रहे हैं, फिर 5 घंटे देखने लगते हैं, फिर 6 घंटे देखने लगते हैं। उससे ज़्यादा अच्छा है वो जब 3 घंटे आप जब देख रहे थे, आप उसे तभी खत्म कर दो।
नहीं तो भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि यूपीएससी आपके हाथ से निकल जाएगा। तो आपकी लाइफ में जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, टाइम पे उठना, नहाना धोना, साफ़ सुथरे कपड़े पहनना, कपड़ों को थोड़ा सा प्रेस कर लेना, अपना कमरा साफ़ सुथरा रखना, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें प्रॉब्लम्स लगती हैं। अगर उसको आपने करने लगे ना तो वो सारी चीज़ आपको कष्ट नहीं देंगी और आपको भी एक अच्छा फीलिंग आएगी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप बैठोगे पढ़ाई करने के लिए और आगे बढ़ोगे। तो बस इसी मैसेज के साथ आज का ये क्लास शुरू करते हैं, जो कि है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम रेशियो वाला पूरा टॉपिक खत्म करेंगे। इसकी अगली क्लास प्रोपोर्शन पे होगी, उसके बाद हम कुछ फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, रेशियो, प्रोपोर्शन पे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे और इन द एंड हम सी सेट पे के जो क्वेश्चंस यूपीएससी ने पूछे हैं वो डिस्कस करेंगे। और मैंने इस तरह से ये क्लासेस डिज़ाइन की हैं कि आपको यूपीएससी में सी सेट के चलते एटलीस्ट आप फेल ना करें। तो इन क्लासेस को में कुछ भी मिस मत कीजिएगा। अब टॉपिक है आज का रेशियो एंड प्रोपोर्शन। पिछली क्लास में हमने रेशियो डिस्कस किया था, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे ज्वाइंट रेशियो के बारे में। ज्वाइंट रेशियो, ज्वाइंट रेशियो क्या होता है? जैसे कि एक एग्जांपल लेके बताता हूं। सपोज कीजिए A:B दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2:3, B:C दिया हुआ है, लेट्स से ये दिया हुआ है 4:3, और मेरे से बोलता है कि A:B:C क्या है। तो मैं बेसिकली ये जो मैं A:B:C करूँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रेशियो को ज्वाइन कर रहा हूँ सिंपली। ठीक है, ये प्रॉब्लम्स कहाँ यूज होते हैं, ये चीज़ें कहाँ यूज होती हैं? ये यूज होती हैं आपकी जैसे कि रेसेस वगैरह में, गेम्स वगैरह में, कि 100 मीटर की रेस में कोई बच्चा आगे रेस करने लगा, कोई किसी से आगे बढ़ रहा था, तो वो क्वेश्चंस मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले हम इस चीज़ को समझते हैं कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है कि A:B दिया हुआ है, B:C दिया हुआ है, तो A:B:C क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरा टारगेट हमेशा ये रहेगा कि जो कॉमन है, यहां पे B कॉमन है, ये टर्म मैं इक्वल बना दूं, कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दूं इस रेशियो में जिससे ये टर्म कॉमन इक्वल बन जाए। तो मैं काम ये कर सकता हूं कि अगर मैं इस B में मैं मल्टीप्लाई कर दूं 4 और यहां पे इधर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3, तो मेरा काम हो सकता है। 4 3 12, 3 4 12। लेकिन आपको पता है कि रेशियो को सेम रखने के लिए मुझे ऊपर नीचे दोनों ही मल्टीप्लाई करना है और मैं रेशियो तो चेंज कर नहीं सकता, 2:3 दिया हुआ है, लेकिन मैं इसका इक्विवेलेंट रेशियो जरूर लिख सकता हूं। और इक्विवेलेंट रेशियो में क्या होता था, हम न्यूमरेटर या फिर एंटीसीडेंट और डिनोमिनेटर या फिर कंसीक्वेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते थे। तो मेरे को 2:3 में इंटू 4 करना है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 2:4:3:4, इट बिकम्स 8:12। ये कैसे आया, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पिछली क्लास में। अगर नहीं समझ आया तो पिछली क्लास दोबारा उठा के देख लीजिए। यहां पे मैं देख पा रहा हूं कि A:B को मैं चाहे 2:3 लिखूं, चाहे 8:12 लिखूं, और यहां पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इंटू 3। तो इसमें मैं करूंगा 3 4 जा 12 3 इंटू 3 दैट इज 9। तो मेरे को दिख गया A:B इक्वल टू 8:12। यहां पे दिख रहा है B:C इज 12:9। तो मैं अगर बोलूंगा कि भैया टर्म सेम है तो मैं सीधे लिख सकता हूं A:B:C इज इक्वल टू 8:12:9। ये सीधे लिख सकता हूं क्योंकि ये कॉमन है, तो मुझे लिखने में कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका भी एग्जिस्ट करता है। कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। वो ये कहता है कि सपोज अगर दिया हुआ है A:B इक्वल टू लेट्स से N1:N2, और दिया हुआ है B:C लेट्स से N3:N4। कभी ऐसा दिया हो और मुझे लिखना हो A:B:C, तो मैं सीधे
पहले ऐसे बढ़ूंगा, ऐसे बढ़ूंगा, वेट, सबसे पहले मैं स्टेप 1 ऐसे बढ़ूंगा, यानी कि मैं लिखूंगा n1 n3 इस टू, उसके बाद इसका कंसीक्वेंट, और ये स्टेप 2 में मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज n2 n3 इस टू, फिर मैं ऐसे ले लूंगा n2 इस टू n4, मतलब पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, ऐसे लिख लेंगे, ऊपर नीचे लिखेंगे। n1 n2 ऐसे लिखा है, ये ऐसे लिखा है, तो याद रखने के लिए पहले ऐसे चलेंगे, फिर ऊपर से नीचे, फिर इधर से। एग्जाम्पल लेके बताता हूँ। सपोज कीजिए पिछला ही क्वेश्चन था और ये मेरे को दिया हुआ था a/b इक्वल टू 2:3, b/c दिया हुआ था 4:3। तो मैं सिंपली बस आपसे इतना कह रहा हूँ कि भैया जी आप क्या करो, a/b/c लिखने के लिए सबसे पहले ऐसे चलो, 2 × 4 8 लिखो, उसके बाद ऐसे चलो, 3 × 4 12 लिखो, उसके बाद ऐसे चलो, 3 × 3 दैट इज़ 9। ये रेशियो और ये जो निकला दोनों सेम आया। ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई जगह पे आपको स्ट्रेट कैलकुलेशन में आपको ये हेल्प करेगा, तो इसको बहुत अच्छे से अभी समझ लें। ठीक है, ये कर सकते हैं। कुछ लोग इसको ABCD के फॉर्म में भी लिखते हैं, तो लाइक अगर ये ऐसे लिखा हुआ है, मैं उस फॉर्म में भी लिख देता हूँ जिसमें भी आपको याद रखें। ये अगर A/B दिया हुआ है, B/C अगर दिया हुआ है, लाइक C/D अगर, तो मेरे को A/B/C के टर्म्स में लिखना है, तो AC/BC/BD। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस याद रखेंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत आसानी से होंगे। कई क्वेश्चंस में इसका बहुत सीधा सीधा यूज है। एक ये वाला चीज़, और कभी अगर 4 टर्म दिए हों, A/B दिया हो, B/C दिया हो, C/D दिया हो, तब क्या करें? तब आपको ये करना है, लेट्स से A/B इज इक्वल टू A/B दिया है, B/C ये दिया है। अब देखो यहां पे लिखने का तरीका हमेशा ध्यान रखना, B के नीचे ही C लिखना, C/D दिया है, ठीक, और C/D दिया है, ये दिया हुआ है E/F। ठीक है, N1 N2 भी कर सकते हो, जो करना है पसंद आए कर लो। और मेरे से पूछ रहा है A/B/C/D, इससे ज़्यादा नहीं पूछते हैं वो लोग, बट इतना आप जरूर ध्यान रखो। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करूँगा, पहले यहाँ से चलूँगा ऐसे, तो मैं लिखूँगा ACE। ठीक, दूसरा स्टेप में मैं क्या करूँगा, दूसरे स्टेप में ये ऐसे चलूँगा, ये स्टेप 1, ये स्टेप 2, दैट इज BCE। ठीक, तीसरे स्टेप में मैं ऐसे चलूंगा, ये थर्ड स्टेप है, दैट इज BDE इस टू, फिर उसके बाद ऐसे बढ़ जाऊंगा, ये फोर्थ स्टेप होगा, दैट इज BDF। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लें, गलती ना करें। अगर आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो ये है BCE। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये सेकेंड स्टेप था। तो स्टेप 1 ये मतलब बेसिकली स्टेप 1 ये कह रहा था, स्टेप 2 ये, स्टेप 3 मतलब ये ऐसा आके ऐसे हो गया, यार ये बिटा देते हैं, थोड़ा ये प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। स्टेप 1 ऐसे सीधे जाना था, ठीक है। स्टेप 2 में पहले नीचे आएंगे, फिर ऐसे बढ़ जाएंगे। स्टेप 3 में पहले नीचे जाएंगे, फिर ऐसे बढ़ जाएंगे। स्टेप 4 में सीधे ऐसे चले जाएंगे। और ये तब याद रहेगा जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे, ठीक है।
तो ये बहुत आसान है, इसमें गलती नहीं करनी। एक एग्जाम्पल लेके दे समझ लेते हैं। सपोज करिए कि आपके पास है लाइक लेट्स से A/B इक्वल टू 3:4 दिया हुआ है, ठीक। B/C इक्वल टू लेट्स से 8:10 दिया हुआ है, ठीक। और C/D 4:5 दिया हुआ है, C/D 4:5 दिया हुआ है। मैंने पहले से इसको इस तरह से लिख लिया ताकि क्योंकि मुझे जिन चीज़ों का यूज करना है मैं कर सकूं, ठीक है। तो मुझसे पूछ रहा है ABCD। तो देखो एक तरीका तो ये था, पहले मैं इनसे A/B/C निकालता इनको बराबर करके, उसके बाद जो निकलता उसके बाद C से इसको कॉमन निकालता, बट वो बहुत लंबा मेथड हो जाता। मैं क्या करूँगा, पहले इसको एक साथ ले लूँगा, इट बिकम्स 3 × 8 × 4 उसके बाद मैं ऐसे आऊँगा और ऐसे आऊँगा जो मैंने आपको बताया था, इट बिकम्स 4 × 8 × 4 फिर मैं ऐसे आऊँगा फिर ऐसे आऊँगा, इट बिकम्स 4 × 10 × 4 फिर मैं ऐसे आ जाऊँगा, दैट बिकम्स 4 × 10 × 5 और इसको फिर सिंप्लीफाई कर देंगे। कुछ कट रहा है तो काट सकते हो, 4 कट रहा है तो काट दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सब जगह से कुछ कट रहा है तो काट दो, कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी। कुछ और एक्स्ट्रा कट रहा है, 3 इसमें नहीं कटेगा, 8 है इसमें 8 है उसमें नहीं है, लेकिन 2 और कट सकता है। तो 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा 2 5 जा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 4 जा 12 4 4 जा 16 5 4 जा 20 5 5 जा 25। ये इसका रेशियो निकल के आ जाएगा। सिंपल है। अब काम कहाँ पे आता है, ये क्यों मैंने आपको बताया। पहला तो यही बन गया कि क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, रेशियो पूछ लिया, तो ज्वाइंट रेशियो निकालना आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। और वो कितने भी टर्म्स तक दे, कुछ नहीं करना, ऐसे करते चले होगा। 4 टर्म से ज़्यादा वो देगा नहीं, 5वां टर्म देगा तो आप कॉमन करके कर सकते हो, जो मेथड मैंने आपको बताया था कि भाई हमने इसको ये कॉमन करके मल्टीप्लाई करके इनको कॉमन करके कर लिया। इससे तो आप कितने भी रेशियो ज्वाइन कर दो, ठीक है। अब लेट्स से जैसे अगर इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया, एक रेस है 100 मीटर की जिसमें ए बी को बीट करता है 20 मीटर से, यानी कि ए अगर 100 मीटर दौड़ता है तो बी 80 मीटर दौड़ता है, यही तो कह रही है बात, समझिएगा। ए एक रेस है जो 100 मीटर है दौड़ रहे हैं लोग, और ए बी को बीट करता है 80 मीटर से, यानी कि ए अगर 80 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा है। ए अगर 100 मीटर दौड़ रहा है तो बी कितना दौड़ रहा होगा, क्योंकि हम तो भैया तुमको 20 मीटर से हरा दिए, मतलब हम तुमसे 20 मीटर ज़्यादा रन किए, हम जीत गए, रेस खत्म हो गई। तो तुम कहाँ थे, तुम 80 मीटर पे थे, ठीक है। तो यानी कि मैं ए ने बी को कितने मीटर से हराया, 20 मीटर से। सी को ए ने हराया 30 मीटर से, यानी कि जब ए ने 100 मीटर दौड़ा होगा तो सी कितना दौड़ा होगा, 70 मीटर, ठीक है। तो 100 मीटर की रेस में कितने मीटर से बी सी को हराएगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब देखो यहां पे कह सकते हैं, इस चीज को देखते हुए कह सकते हैं, जो ये सिचुएशन दी है मेरे को बताना है कि बी सी को कितने मीटर से हराएगा 100 मीटर की रेस में। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि रेस अगर 80 मीटर होती तो जिस टाइम पे बी 80 मीटर दौड़ा था उस टाइम पे सी जो था वो 70 मीटर ही दौड़ा होगा। रेस या तो 80 मीटर होती तो बी जिस टाइम पे 80 मीटर दौड़ता सी 70 मीटर ही दौड़ता, या फिर हम कह सकते हैं कि रेस अगर 80 मीटर होती तो बी सी को डिफीट करता कितने मीटर से, 10 मीटर से। ध्यान दीजिएगा, इफ रेस इज 80 मीटर, इफ रेस इज 80 मीटर, बी बीट्स सी बाई 10 मीटर। अगर रेस 80 मीटर है तो बी सी को बीट करता है 10 मीटर से। इसमें कोई कंफ्यूजन? इसका मतलब है कि अगर रेस होगी 1 मीटर की तो बी सी को कितने मीटर से डिफीट करेगा,
10/80 मीटर से। और इसका मतलब है कि अगर रेस होगी 100 मीटर तो बी सी को डिफीट करेगा 10/80 इंटू 100 मीटर। सिंपल, ठीक है, यहां कोई समस्या? तो ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कट जाएगा 100/8 दैट इज 12.5 मीटर। सिंपल है, इसमें कोई कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होना चाहिए। फिर से बता रहा हूं, इसका सीधा सा मतलब ये क्या था कि जब ए 100 मीटर दौड़ा था तो बी 80 मीटर दौड़ा, सी 70 मीटर दौड़ा। इसका मतलब जब बी 80 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 70 मीटर। दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, इट मीन्स बी जब 80 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 70 मीटर। और मेरे को बताना है कितने मीटर से हराया है। इस क्वेश्चन को ये दूसरे तरीके से भी पूछ सकता था, ये पूछ सकता था कि जब बी 100 मीटर दौड़ेगा, जब बी 100 मीटर दौड़ेगा तो सी कितने मीटर दौड़ेगा। तो मैं बोल सकता था कि जब बी 1 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 7/8 मीटर, यानी कि जब बी 100 मीटर दौड़ेगा तो सी दौड़ेगा 7/8 इंटू 100। ठीक है, आप ये भी कर सकते थे। तो ये निकल के आ जाएगा 87.5 मीटर। तो बी हराया कितने से? इतने से, लेकिन दौड़ा कितना? सी इतना दौड़ा जब बी 100 मीटर दौड़ेगा। तो ये दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन को देखने का नजरिया है, जैसे देखेंगे वैसे ही क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन आता है, सिमिलर क्वेश्चन है। एक रेस है 100 मीटर की, इन अ रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 20 मीटर, यानी कि ए अगर 100 मीटर दौड़ता है तो बी दौड़ता है 80 मीटर। ठीक, इन अनदर रेस ऑफ 100 मीटर बी बीट्स सी बाई 100 मीटर 30 मीटर, यानी कि बी जब 100 मीटर दौड़ता है तो सी दौड़ता है 30 मीटर। देन इन अ रेस ऑफ 100 मीटर बाय हाउ मेनी मीटर्स विल ए बीट सी। तो एक चीज देखना, यहां पे देखो सीधा सा दिया हुआ है कि ए इज टू बी इज इक्वल टू 100:80। यही तो है इनकी स्पीड का जो रेशियो है, या फिर जितना कवर कर रहे हैं डिस्टेंस। और बी इज टू सी दिया हुआ है, दैट इज यहां पे ये 70 हो जाएगा। 20 मीटर से रहा है, यहां पे 30 मीटर है तो 70 हो जाएगा। 100:70। अब मैं निकालना चाहता हूं ए इज टू बी इज टू सी, मैं निकालना चाहता हूं। ये निकल के आएगा 100 इंटू 100 इज टू 80 इंटू 100 इज टू 80 इंटू 70। और मैं निकालूंगा तो ये निकल के आ जाएगा 100 इज टू 80 इज टू 56। यही तो निकल के आ रहा है ए बी और सी का रिश्ता। ऑल सिंप्लीफाई करूंगा तो हो जाएगा, लेकिन मेरे को 100 मीटर वाइज कंपेयर करनी, तो मैंने इसको 100 ही रहने दिया, इस हिसाब से रहने दिया कि बराबर वाला काट दिया। तो ए और सी के बीच का डिफरेंस मेरे को दिख रहा है 44। तो मैं बोलूंगा 100 मीटर की रेस में ए सी को हराएगा 44 मीटर से। सिंपल सिंपल, यहां से ऐसे कर दूंगा। सिंपल तरीका है, इस तरीके के क्वेश्चन में घबराना नहीं है, सिंपल तरीके से करेंगे आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इनका ये निकाला, फिर इनका ये निकाल के ज्वाइंट रेशियो निकाल दिया। ज्वाइंट रेशियो में ये ध्यान रखा कि ए की वैल्यू 100 आ जाए। और अगर मैंने इस पर ध्यान नहीं भी दिया होता और अगर लेट से इसको मैं सिंप्लीफाई कर देता तो मैं कुछ ऐसा करता, इसमें कुछ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करता कि ये 100 आ जाता, फिर ये 56 ऑटोमेटिकली आ जाता। तो ये बहुत ही आसान है। ठीक है, तो एक तरीका तो था इसको ये करने का। ठीक, एक और तरीका था, मैं सीधे बोल देता कि a बाई बी इज इक्वल टू 100/80, ये दिया हुआ है। b बाई सी इज इक्वल टू 100 मीटर अपॉन 70, यही तो दिया हुआ है। मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इनको, a बाई बी इंटू बी बाई सी इक्वल टू 100 इंटू 100 अपॉन 80 इंटू 70। तो यहाँ से भी आ जाएगा a अपॉन सी इक्वल टू 100 अपॉन 56। तो भी मैं बोल दूंगा कि भैया जब वो दौड़ेगा तो वो 44 मीटर दौड़ेगा। तो जैसे अच्छा लगे कर लो, a माइनस सी बिकम्स 44 मीटर। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कंफ्यूज
नहीं होना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं। द रेशियो ऑफ मनी विथ राम एंड श्याम इज 7:15। जैसे कि राम और श्याम हैं, इनके बीच का जो पैसे का रेशियो है 7:15 है। ठीक, श्याम और मोहन के बीच में जो पैसे का रेशियो है वो है 7:16। अगर राम के पास 490 रुपीज़ है तो मोहन के पास कितना पैसा है? तो इसका सिंपल सा तरीका है, मेरे को बेसिकली राम का पैसा दिया हुआ है, मोहन का निकालना है। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं इनको का रेशियो निकाल लेता हूँ आपस में। तो राम इस्टू श्याम इस्टू मोहन, ये क्या निकल के आएगा? 7 × 7 इस्टू 15 × 7 इस्टू 15 × 16, ये निकल के आएगा। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन? तो ये निकालूंगा तो ये निकल के आएगा 49, ये निकल के आएगा 15 7 जा 15 6 जा 90, 57 जा 105। ठीक है, और ये निकल के आएगा 15 15 जा 225 प्लस 15 240, ये 240 निकल के आएगा। ठीक है, तो सीधा सा दिया हुआ है कि इस्लाम के पास अगर 490 रुपये हैं तो मैं इसमें कितना मल्टीप्लाई करूँ तो 490 रुपये हो जाएगा, तो इंटू 10, तो मैं इसको बना दूंगा 490, तो ये बनेगा 490 = 1050 = 2400। तो इसके पास जब 490 रुपये होगा तो इसके पास 2400 रुपये होगा। सिंपल, सेम चीज़, सेम मेथड। ये एक तरीका था। मैं इसकी जगह ये भी ऑल्दो कह सकता था कि 49 इज इक्विवेलेंट टू, जो मैंने आपको बताया था 490, इट मीन्स 1 इज इक्विवेलेंट टू 10। देयरफॉर उनका पैसा निकालना है 240 इज इक्विवेलेंट टू 2400 रुपीज़। जैसे अच्छा लगे कर लो, सेम चीज़ है। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते थे कैलकुलेशन सिंपल बना के, यहाँ से ऐसे भी कर सकते थे। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बॉक्स है जिसमें डजन मिरर हैं, ये गिर जाता है, तो इसमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता? ब्रोकन मिरर टू अनब्रोकन मिरर, ब्रोकन टू अनब्रोकन। अब दिया हुआ है डजन मिरर हैं, यानी कि मिरर्स की जो संख्या है वो 12 है। अब मेरे से बोला इसमें से कौन सा रेशियो नहीं हो सकता? क्या 2:1 नहीं हो सकता, या 1:3 नहीं हो सकता, तो 5:2 या तो 7:5। तो मेरे को एक चीज पता है, ब्रोकन और अनब्रोकन किसी भी वे में कभी भी हम उसको वो करेंगे, जब देखेंगे चेक करेंगे, तो ब्रोकन और अनब्रोकन के रेशियो का जो सम है इट शुड डिवाइड 12 एग्जैक्टली, इट शुड डिवाइड 12 एग्जैक्टली। इसको 12 को एग्जैक्टली डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो ऐसी सिचुएशन आएगी कि मैं बता पाऊंगा कि सपोज कि मुझे ब्रोकन और अनब्रोकन का निकालना है, कि अगर 2:1 के रेशियो में टूटा है तो मैं ये बोल सकता हूं, इसका मतलब ये है कि ब्रोकन वाले जो होंगे वो होंगे 8 और अनब्रोकन वाले होंगे 4, तभी तो बोल पाऊंगा। लेकिन 1:3 के रेशियो में टूटा है तो मैं बोल पाऊंगा कि भैया टूटा, जो ब्रोकन होगा वो 3 होगा और यहां पे होगा 9 अनब्रोकन। 7/12 यानी कि 7 ब्रोकन होगा, 5 अनब्रोकन होगा। लेकिन 5:7 क्या इस रेशियो में पॉसिबल होगा? 5:2। तो इसको अगर मैं निकालूं, ब्रोकन का नंबर क्या होगा? 5/7 × 12। ये जो नंबर आएगा ये पर्टिकुलर होल नंबर नहीं आएगा, और मेरे को तो जो उनका सम है वो होल नंबर ही चाहिए था, तो ये होल नंबर नहीं आएगा। और नंबर जो था वो तो एक इंटीग्रेटेड नंबर था ना, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, तो इसलिए ये वैल्यू पॉसिबल होगी ही नहीं, क्योंकि 7 जो है 5 + 2 ये 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा होगा, और जो 12 को एग्जैक्टली डिवाइड नहीं कर रहा होगा वो उसका नंबर हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें 5:2 इज द आंसर, ये रेशियो कभी नहीं होगा। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसके बाद एक चीज आती है कंपैरिजन ऑफ रेशियो, रेशियो का कंपैरिजन।
कई बार आपको रेशियो के कंपैरिजन करने के लिए दे दिया जाता है कि बताओ बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। जैसे कि सपोज 4/5 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में +1 कर दिया और डिनोमिनेटर में भी +1 कर दिया, तो ये निकल के आ गया 5/6। और मेरे से पूछा 5/6 बड़ा है कि 4/5 बड़ा है, तो मुझे इसका पता है, इसकी वैल्यू मैं करूँगा तो 0.8 आएगी, और इसको मैं करता हूँ तो 6 × 48 एंड 20, तो ये समथिंग 0.83 समथिंग आएगी। तो इसका मतलब है दिस नंबर इज लेस देन दिस। तो यहाँ से मैं एक प्रॉपर्टी देख पाता हूँ कि अगर मेरे पास एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या कि न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इफ आई हैव अ प्रॉपर फ्रैक्शन, suppose I have a proper fraction where numerator is less than denominator, then आप अगर कोई नंबर दिया हुआ है a/b और हम दोनों में कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करते हैं, लेट्स से a + x/b + x, देन इट इज ऑलवेज लेस देन दिस। ये जो ओरिजिनल फ्रैक्शन है ये इससे हमेशा छोटा होगा। इसका यूसेज कहाँ पे है? इसका यूसेज है कभी जैसे आपके पास कोई दो नंबर दिए, लेट्स से 1015 अपॉन 1018, ऐसा कोई नंबर दिया हुआ है, और दूसरा जो नंबर दिया हुआ है 101, और हमने इसमें क्या किया 1017, दो ऐड कर दिया दोनों में 1020। अगर आप इसे डिवाइड करना शुरू करोगे तो आपका की हालत ख़राब हो जाएगी। आप देखोगे कि न्यूमरेटर में भी डिफरेंस है 2 का, इसमें भी डिफरेंस है 2 का, तो आप सीधे बोलोगे भैया इसमें डिफरेंस 2 का है दोनों में, इसलिए दिस वन इज ग्रेटर देन दिस, देयरफॉर दिस वन दिस लाइक दिस। ये नंबर इससे छोटा होगा, सीधे देखोगे बिना कैलकुलेशन किए। और अगर मैं यही नंबर माइनस कर दूं, देन इट बिकम्स लाइक दिस, a - x अपॉन b - x। ये नंबर छोटा होगा, यानी कि अगर मैं 4 में से 1 माइनस कर दूं और 5 में से 1 माइनस कर दूं, दैट इज लाइक लेट्स से 3/4, देन इट विल बी लेस देन 4/5। तो ये हमेशा सत्य होगा। अलग अलग सिचुएशन में जब कई बार बड़ी बड़ी फ्रैक्शन की वैल्यू दी होती है ना, वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हो कि आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, ठीक है। कैसे काम आती है आइए समझते हैं। जैसे कि मेरे पास रेशियो दिया हुआ है, सपोज कीजिए 99/101, ठीक। और मेरे पास एक दूसरा नंबर दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 103/105। और मेरे पास एक तीसरा नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 97/99। और मेरे पास एक चौथा नंबर दिया हुआ है, लेट्स से 102/104, और बोल रहा है इसको अरेंज कीजिए असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते हुए क्रम में। तो मैं क्या देखता हूं, पहली चीज मैं एक एक करके कंपेयर करना शुरू करता हूं। मुझे दिख रहा है, पहले मैं इन दोनों को ही कंपेयर कर लेता हूं, क्योंकि ये दोनों मुझे इसके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबसे छोटे दिख रहे हैं। 97 और 99 मुझे दिख रहा है, 97 में हमने +2 करेंगे तो ये आ जाएगा, 99 में +2 करेंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं एटलीस्ट इतना जरूर बोल सकता हूं कि 97/99 इज लेस देन 99/101, प्रॉपर्टी जो पिछली वाली थी। अब मेरे को एक चीज दिख रहा है कि इसके बाद इसमें और उसका रिलेशन देखता हूं, तो 99 में +3 करता हूं और 101 में +3 करता हूं, तो वो नंबर निकल के आता है। तो ये नंबर उससे छोटा होगा, तो मैं सीधे यहां पे लिख दूंगा इज लेस देन 102/104। कैलकुलेट नहीं करूंगा, और मुझे दिख रहा है उसमें +1 उसमें +1 हुआ है, तो इट इज लेस देन 103/105। तो सीधे निकल के आएगा, इसमें मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की, मैंने वो प्रॉपर्टी यूज कर ली। तो इस तरीके की कई बात है ना, आप लोग पागल हो जाते हैं कि भाई यार फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिया है, इतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन भट नहीं करेगा सालापन, ऐसापन बोलता है। तो ये वाली चीज हम नहीं आएगी, तो घबराने का नहीं है।
ये क्वेश्चन आया सीधे इस तरह से कर लेंगे। बहुत सिंपल है, इजी वे है, बेकार में इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना बिल्कुल नहीं है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आया लेट्स से 78/89, एक ये नंबर दिया था, दूसरा नंबर दिया था लेट्स से 76/87, ठीक है, और तीसरा नंबर दिया था लेट्स से 74/85, और मेरे से बोला कि इसको असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो। तो मैं देख रहा हूँ इनके बीच का गैप है +2 और इसके बीच का गैप भी है +2। नो कैलकुलेशन, मैं सीधे बोलूँगा 74/85 इज लेस देन 76/87 इज लेस देन 78/89। ठीक है, तो घबराना नहीं है, आराम से करना है, कूल होके करना है, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अब आती है अगली चीज़, वैल्यू सब्स्टिट्यूशन। वैल्यू सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है? अच्छा, मैं आपको कई बार आप लोग सोचते होंगे कि सर ये सारी चीज़ें ना डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस क्यों नहीं करा देते? क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट कई बार सवाल भी नहीं पूछता, वो सीधे आपसे ना आपके कॉन्सेप्ट चेक करता है। अब क्या होता है कि हमें टर्म्स ही नहीं पता होते, प्रॉपर फ्रैक्शन हमें पता ही नहीं है क्या है, तो हम उसके क्वेश्चन कहाँ से करेंगे? तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि सारे टर्म्स, ताकि यूपीएससी कहीं भी आपको फंसा ना पाए, बस इतना इंटेंशन है। अब जैसे सपोज कीजिए x/y = 4:5 दिया हुआ है और आपसे बोला है व्हाट विल बी 2x + 3y अपॉन 3x + 2y, क्या होगा? कभी ऐसा कोई सिचुएशन आए तो इसमें ज़्यादा घबराना नहीं है, सिंपली यहाँ पे आप क्या करो, रिप्लेस x = 4, x की जगह 4 रख दें और y = 5, जो भी आएगा वो इसका वैल्यू होगा। अब आप इसे करेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 4 + 3 × 5 अपॉन 3 × 4 + 2 × 5, दैट बिकम्स 8 + 15 अपॉन 3 × 4 = 12 + 2 × 5 = 10, दिस बिकम अपॉन 22, 8 × 5 = 23, तो 23/22 ये उसका उत्तर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। अब लेकिन सपोज कीजिए एक अल्टरनेट सिचुएशन है, आपको दे दिया x/y = 2:3, ये दे रखा है और आपसे बोला है भैया बताओ 2x² + 3y अपॉन 3x + 2y। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, लेकिन मैंने x की जगह x² ले लिया है। यहाँ पे यू कांट पुट x = 2, y = 3, ये आप नहीं कर पाएंगे, आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो डिग्री, सभी की डिग्री सेम होनी चाहिए, ये जो ऊपर डिग्री है ना ये सेम होनी चाहिए, 1 होना चाहिए यहाँ पे, तभी पुट कर पाओगे, नहीं तो आप पुट मत करना, इट मस्ट बी सेम। ठीक है, अब मैं इसकी जगह भाई x/y दिया ही हुआ है। ठीक है, इनफैक्ट x = 2k, y = मैं 3k भी मानूंगा तो भी k पूरा कटेगा नहीं, तो k के टर्म्स में कुछ वैल्यू आएगी, तो मैं फाइनली ये बोलूंगा भैया इसका एग्जैक्टली हम निकाल नहीं सकते, डिग्री सेम नहीं है, तो ये कैन नॉट डिटरमाइन हियर, आप यहाँ पे डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे। अब कुछ प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, आप जानते भी होंगे, मैंने बताई भी थी। इफ a/b इज नोन देन इट इज इक्वल टू, दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों का सेम ही रिजल्ट आएगा, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही रिजल्ट आने वाला है। इट इज इक्वल टू a/b। ठीक है, डिवाइड कर देंगे, a/b इक्वल टू a/b इक्वल टू a/m अपॉन b/m, आप ये भी लिख सकते हैं a/m इज टू b/m। इसीलिए हम फ्रीली नंबर मल्टीप्लाई कर देते थे या तो सभी में, या तो डिवाइड कर देते थे सभी में। ठीक है, तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी ये कहती है इफ a/b इक्वल टू c/d इक्वल टू e/f इक्वल टू
g by h, और let's say it is equal to k, then it is equal to this k is equal to a plus b plus c plus d अपॉन, ना ये गलत हो गया, इक्वल टू सारे कंसिक्वेंट एंटीसीडेंट a प्लस सी प्लस ई प्लस जी अपॉन b प्लस डी प्लस एफ प्लस एच, ये ऐड कर देंगे, ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए कि दिया हुआ है, लेट्स से हमारे पास दिया हुआ है a1 अपॉन b1, a2 अपॉन b2, a3 अपॉन b3, a4 अपॉन b4 डॉट 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 an अपॉन bn, ऐसे फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और ये अनइक्वल फ्रैक्शंस हैं। अनइक्वल मतलब इनकी वैल्यू सेम नहीं है। देन अगर आप ऊपर के सारे नंबर्स को ऐड कर दें, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट 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 an प्लस अपॉन b1 प्लस b2 प्लस b3 डॉट 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 bn, अगर ऐसा होगा तो ये जो नंबर होगा इट लाइज बिटवीन लोएस्ट एंड हाईएस्ट फ्रैक्शन। मतलब इसमें जो हाईएस्ट फ्रैक्शन होगा ये और जो लोएस्ट होगा इसके बीच में ये वैल्यू लाई करेगी। इसका सीधा सा मतलब ये है, सपोज हमारे पास 1/2, 2/3 और लेट्स से 3/4, 4/5 दिया है। जो प्रॉपर्टी बताई थी उससे मुझे देखा सब में 1 1 इंक्रीज हो रहा है, इसमें 1 1 इंक्रीज हो रहा है, तो इतना तो मुझे पता है। ठीक है, अब मैं सारे नंबर्स ऐड कर दूं, 1 + 2 + 3 + 4 कितना होता है, 4 5 6 7 8 9 10, 2 + 3 5 6 7 8 9 + 5 14, ये जो नंबर निकल के आएगा ये 1/2 और 4/5 के बीच में लाई करेगा, इनके बीच में। इनके साथ क्या रिलेशन है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि ये 1/2 और 4/5 के बीच में ही होगा, ये मुझे पता है। ठीक है, तो ये अपन को घबराना नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम प्रोपोर्शन के बारे में पढ़ेंगे। एंड व्हाट इज प्रोपोर्शन, इक्वालिटी ऑफ 2 रेशियो इज द प्रोपोर्शन, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे और फिर हम कई सारे प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हमने पहले ही कर लिए, लाइक हमने नंबर सिस्टम कर लिया, परसेंटेज, एवरेज, अब ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन। बाकी के जो चैप्टर्स होते हैं ना वो इनके एप्लीकेशन बेस्ड ही हैं, वो घुमा फिरा के वो एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो इनके ऊपर बेस्ड होके आते हैं। तो कॉन्सेप्ट वाइज हम धीमे धीमे अगर स्ट्रांग रहेंगे, इन चीज़ों को समझे रहेंगे, तो यही चीज़ आप अलग अलग जगह पे जाके आप देखोगे कि यू आर एक्चुअली सिंपली अप्लाइंग व्हाट यू आर लर्निंग फ्रॉम हियर। सो विद दिस मैं इस क्लास को एंड कर रहा हूँ, और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना। थैंक यू वेरी मच। इट वॉज नीलेश कुमार सिंह।